गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक निबंध को पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग गद्यांशों के प्रश्न उत्तर पढ़ रहे हैं, जिसकी कड़ी में हम लोग 4 गद्यांश पढ़ चुके हैं। आगे के 3 और गद्यांश आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए सीधे हम लोग पाठ पर आते हैं। गद्यांश 5। मेरे बच्चों, जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं वो गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न रहते हैं, जिसमें से 2 प्रश्न तो लगभग निर्धारित रहते हैं। वो होता है कि गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम और रेखांकित अंश की व्याख्या। चलिए हम लोग सीधे गद्यांश संख्या 5 के पर आते हैं। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सकता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्योंकि उसे वह याद रखती। सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। बड़ी सारगर्भित लाइनें हैं, परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, जैसा कि आप लोगों को पहले से विदित है। पाठ का नाम अशोक के फूल, लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखे। रेखांकित अंश की व्याख्या, कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है से लेकर के आगे बढ़ जाती है, यहां तक का व्याख्या करनी है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या, द्विवेदी जी कहते हैं कि संसार बड़ा स्वार्थी है। सुर नर मुनि सब करे हरीति, स्वार्थ लाख करे सब प्रीति। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में यही कहा है। पर यह उन्हीं बातों को याद रखता है, संसार उन्हीं बातों को याद रखता है जिनसे उनका कोई स्वार्थ सिद्ध होता है। अन्यथा व्यर्थ की स्मृतियों से यह अपने आप को बोझिल नहीं बनाना चाहता। यह उन्हीं वस्तुओं को याद रखता है जो उसके दैनिक जीवन की स्वार्थ पूर्ति में सहायता पहुंचाती हैं। बदलते समय की दृष्टि में अनुपयोगी होने से यदि कोई वस्तु उपेक्षित हो जाती है तो यह उसे भूलकर आगे बढ़ जाता है। केवल उन्हीं बातों को याद रखता है ये संसार जिससे उसका स्वार्थ सिद्ध होता है। और आगे, शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, अशोक से उसके कोई आवश्यकता नहीं लगी, उसी को उसका अपने स्वार्थ पूर्ति का कोई साधन नजर नहीं आया, तो उसे क्यों याद रखता? क्योंकि सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है, अर्थात सब स्वार्थ के लिए ही संघर्ष कर रहे हैं, अपने हित के लिए ही। पूरी दुनिया स्वार्थ के अखाड़े के समान है, जहाँ सब लोग एक दूसरे को पराजित कर स्वयं आगे बढ़ जाना चाहते हैं। प्रश्न संख्या 3, अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया है? अशोक को विस्मृत करने का आधार स्वार्थ वृत्ति को माना गया है। स्वार्थ वृत्ति अर्थात स्वार्थपरता। लेखक ने दुनिया को किस तरह का व्यवहार बताया है?
लेखक ने दुनिया के व्यवहार को इस तरह का बताया है कि यह केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सकता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है? सारे संसार को स्वार्थ का अखाड़ा कहा गया है। नेक्स्ट, आज जिसे हम बहुमूल्य संस्कृति मान रहे हैं वह क्या ऐसी ही बनी रहेगी? सम्राटों सामंतों ने जिस आचार निष्ठा को इतना मोहक और मादक रूप दिया था वह लुप्त हो गई। धर्माचार्यों ने जिस ज्ञान और वैराग को इतना महार्घ समझा था वह लुप्त हो गया। मध्य युग के मुसलमान रईसों के अनुकरण पर जो रस राशि उमड़ी थी वह बाष्प की भांति उड़ गई। क्या यह मध्य युग के कंकाल में लिखा हुआ व्यावसायिक युग का कमल ऐसा ही बना रहेगा? महाकाल के प्रत्येक पदाघात में धरती धसकेगी। उसके कुंठ नृत्य की प्रत्येक चारिका कुछ न कुछ लपेट कर ले जाएगी। सब बदलेगा, सब विकृत होगा, सब नवीन होगा। अर्थात प्रलय के तांडव नृत्य में सब कुछ विनष्ट हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। जो कुछ आगे बढ़कर आएगा, निकल के आएगा, वह नवीनतम होगा। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश ये जो लाल से दिया गया है, रेखांकित अंश। आज की संस्कृति को बहुमूल्य क्यों मान रहे हैं? प्रस्तुत गद्यांश में किसके लुप्त होने की बात कही गई है? धर्माचार्यों ने जिस जिस ज्ञान को इतना मूल्यवान समझा था उसकी क्या दशा हुई? ये प्रश्न है। इनका उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम अशोक के फूल तथा लेखक का नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है। रेखांकित अंश की व्याख्या, धर्म के आचार्यों ने अपने काल में जिस ज्ञान और वैराग की भावना को अत्यधिक कीमती महंगा समझकर उसकी प्रतिष्ठा समाज में की थी वह भी आज मिट गई, समाप्त हो गई। आज कोई नहीं जानता कि कभी इस प्रकार की संस्कृति भी देश में विद्यमान थी। हम केवल किताबों में, इतिहास में पढ़ लेते हैं, लेकिन मानने को तैयार नहीं होते हैं। दिल नहीं मानता, मन नहीं मानता कि ऐसी कभी सभ्यता रही होगी, ऐसी संस्कृति रही होगी। इसके पश्चात मध्य युग में मुस्लिम शासकों की देखा देखी के कारण कामुकता पर आधारित रसिक संस्कृति का ज्वार समाज में उमड़ा, बहुत जोरों से लोगों पर प्रभावी बना। किंतु समय के ताप में वह संस्कृति भी भाप बनकर न जाने कहां लुप्त हो गई। समय की धूप को नहीं सह सकी और वह भी लुप्त हो गई। हमारी जो वर्तमान संस्कृति है उसका ढांचा तो मध्ययुगीन कामुकता रसिकता से निर्मित है और उसकी देह व्यावसायिकता से प्रफुल्लित है। निश्चित रूप से एक दिन इस व्यावसायिक संस्कृति का कमल भी मुरझाकर नष्ट हो जाएगा। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। ये निश्चित है, परिवर्तन का नियम है। संसार में समय सबसे बलवान है। इसके पाद प्रहार से, पैरों के आघात से कोई नहीं बचा है। एक दिन यह संपूर्ण धरती भी इसके पाद प्रहार से धंसकर रसातल को चली जाएगी। ये रही रेखांकित अंश की व्याख्या। अगला प्रश्न था ग, आज की संस्कृति को बहुमूल्य क्यों मान रहे हैं? आज की संस्कृति को हम बहुमूल्य क्यों मान रहे हैं? हम आज की संस्कृति को बहुमूल्य मान रहे हैं क्योंकि हम इस संस्कृति को अत्यंत आधुनिक मानते हैं और इसे पूर्व की संस्कृतियों से श्रेष्ठ मानते हैं। जो पूर्वी संस्कृतियां हैं, जो इतिहासों में लिखी हैं, उसे आज की संस्कृति को हम श्रेष्ठ मानते हैं और अत्याधुनिक मानते हैं, इसीलिए इसे बहुमूल्य समझते हैं। अगला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश में किसके लुप्त होने की बात कही गई है? क्या क्या गायब हो गया, क्या लुप्त हो गया? प्रस्तुत गद्यांश में सम्राटों और सामंतों की उस विलासी और चाटुकारिता पर आधारित संस्कृत के लुप्त, यहां संस्कृत गलत है, संस्कृति होना चाहिए, संस्कृत भाषा गलत से लिख दिया गया, संस्कृति है।
हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे आधारित, चाटुकारिता पर आधारित ये संस्कृति, यहाँ ये मात्रा आ जाएगी कि लुप्त चलिए उन्हीं की बात कही जो कभी मन को अत्यधिक लुभाने वाली और व्यक्ति को उन्मत्त करने वाली संस्कृति थी, परंतु समय के परिवर्तन के साथ उस संस्कृति का अंत हो गया, वह लुप्त हो गई। तो यहाँ भी संस्कृति ही होगा। अगला प्रश्न है, धर्माचार्यों ने जिस जिस ज्ञान को इतना मूल्यवान समझा था उसकी क्या दशा हुई? धर्माचार्यों ने जिस जिस ज्ञान और वैराग्य की भावना को इतना मूल्यवान समझकर उसकी समाज में प्रतिष्ठा की थी, उस भावना को आज कोई अपने जीवन में महत्व देने के लिए तैयार नहीं है। केवल ज्ञान अथवा वैराग्य के भाव पर आधारित वह संस्कृति आज समाप्त हो चली है। अगला गद्यांश, लास्ट, अंतिम। मगर उदास होना भी बेकार है, अशोक आज भी उसी मौज में है जिसमें आज से 2000 वर्ष पहले था। कहीं भी तो कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ भी तो नहीं बदला है, बदली है मनुष्य की मनोवृत्ति। यदि बदले बिना वह आगे बढ़ सकती तो शायद वह भी नहीं बदलती, और यदि वह न बदलती और व्यावसायिक संघर्ष आरंभ हो जाता, मशीन का रथ घर घर चल पड़ता, विज्ञान का सावेग धावन चल निकलता, तो बड़ा बुरा होता। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित, इसमें रेखांकित रह गया। एक मिनट वो दो, बोल दो। शुरू से लेकर के बदलती तक है। इसमें रेखांकित अंश यहां से हाईलाइट में कर दे रहा हूं। मगर उदास होना भी बेकार है, अशोक आज भी उसी मौज में है जिसमें आज से 2000 वर्ष पहले था। कहीं भी कुछ तो नहीं बिगड़ा है, कुछ भी तो नहीं बदला है, बदली है तो मनुष्य की मनोवृत्ति। यदि बदले बिना वह भी आगे बढ़ सकती तो शायद वह भी नहीं बदलती। यहां तक। अगला प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में उदास होना भी क्यों बेकार है? अशोक आज भी उसी मौज में क्यों है? मनुष्य की मनोवृत्ति किस प्रकार बदली है? चलिए आंसर पर आते हैं। पहला, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम अशोक के फूल तथा लेखक का नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है। रेखांकित अंश की व्याख्या। द्विवेदी जी कहते हैं कि व्यक्ति के मन का किसी भी परिस्थिति में उदास अथवा व्याकुल होना व्यर्थ ही होता है, क्योंकि उसकी वह उदासी अथवा व्याकुलता उन परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं ला सकती। उसकी किसी समस्या का निराकरण भी उसकी उदासी से नहीं हो सकता। फिर उदास होकर जीने से क्या लाभ? संभवतः यही सोचकर अशोक ने उदास होना छोड़ दिया है। वह प्रत्येक परिस्थिति में मस्त रहता है। आज से 2000 वर्ष पूर्व कालिदास के समय में जब वह समाज के द्वारा समादृत होने पर जैसा प्रसन्नचित्त रहता था, वैसा भी प्रसन्नचित्त वह आज भी अनादरित होकर, आज उसका कोई सम्मान नहीं करता, लेकिन फिर भी वह सूर्य की भांति उगते समय और डूबते समय जिस प्रकार सूर्य एक समान होता है, उसी प्रकार से सुख और दुख में, अच्छे और बुरे दिनों में भी यह अशोक वैसे ही मस्त है। उसकी प्रवृत्ति रूप स्वरूप में किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ है, ना ही उसमें किसी नई प्रवृत्ति का विकास हुआ है। भले ही अशोक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, किंतु मनुष्य की मनोवृत्तियों में तो आमूल चूल परिवर्तन हो गया है।
यह उसकी परिवर्तित मनोवृत्ति का ही तो परिणाम है कि वह जिस अशोक वृक्ष को कभी अत्यंत श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने जीवन का अभिन्न अंग मानता था, मनुष्य की मनोवृत्ति थी कि अशोक को जो है जीवन का अपना अभिन्न अंग मानता था, आज उसी वृक्ष को वह बिल्कुल ही भूल गया है। द्विवेदी जी मनुष्य की मनोवृत्ति में परिवर्तन को अनिवार्य मानते हैं, इसलिए कहते हैं कि अशोक का काम तो बिना बदले चल गया, मनुष्य का काम इससे नहीं चल सकता। यदि मनुष्य का काम भी बिना बदले चल सकता तो उसकी मनोवृत्ति कभी परिवर्तित न होती और आज भी मनुष्य सदियों पुराना जंगली आदिमानव ही होता। अगला प्रश्न का उत्तर, लेखक की दृष्टि में उदास होना भी क्यों बेकार है? लेखक की दृष्टि में किसी भी परिस्थिति में उदास अथवा व्याकुल होना व्यर्थ ही होता है, क्योंकि व्यक्ति की वह उदासी, लेखक समझा रहा है, क्योंकि व्यक्ति की वह उदासी, हम कितना भी उदास हो लें, दुखी हो लें अथवा व्याकुलता, उन परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं ला सकती। अर्थात जिस कारण ये उदासी हुई है, जिस कारण हम दुखी हैं, उसमें कोई उदास होने से, दुखी होने से उस परिस्थिति में हम परिवर्तन नहीं ला सकते। उसकी किसी समस्या का निराकरण भी उदासी से नहीं हो सकता। फिर उदास होकर जीने से क्या लाभ है? उदास होकर रहने से क्या फायदा? अगला प्रश्न, अशोक आज भी उसी मौज में क्यों है? आज भी अशोक क्यों उसी मौज में है? लेखक के अनुसार अशोक आज भी उसी मौज में है जिसमें वह आज से 2000 वर्ष पहले था। वह किसी भी दशा में उदास होकर नहीं रहना चाहता और प्रत्येक परिस्थिति में मस्त रहता, क्योंकि वह जानता है कि उदास होना व्यर्थ है। उदास होकर जीने से किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता। संभवतः उसे ज्ञात है कि उदासी किसी भी प्रकार की परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करती। अंतिम प्रश्न, मनुष्य की मनोवृत्ति किस प्रकार बदली है? लेखक के अनुसार अशोक आज भी उसी मौज में है जिस मौज में वह पहले था। उसकी मनोवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसके विपरीत मनुष्य की मनोवृत्ति में, या मनोगत गलत से छप गया है ये, प्यारे बच्चों, नेटवर्क एवं टेक्निकलिटी के कारण थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न हुआ है। थोड़ा देर संयम रखें। यहाँ मैं बता रहा था, ये मनोवृत्ति या गलत छप गया है। गलत हो गया है।
इसे आप लोग भी मनोवृत्ति कर लीजिएगा। ये मनोवृत्ति में आमूल परिवर्तन हो गया है। उदाहरण के लिए यह मनुष्य की प्रवृत्ति मनोवृत्ति का ही परिणाम है कि जिस अशोक के वृक्ष को कभी अत्यंत श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने जीवन का अभिन्न मानता था, आज उसी वृक्ष को पूरी तरह से वह भूल गया है। प्यारे बच्चों, आज अशोक के फूल नामक एक महत्वपूर्ण पाठ समाप्त हुआ। अब देख लीजिए एक पाठ जो हम लोगों ने पढ़ा था कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का राबर्ट नर्सिंग होम में, वह हटा दिया गया सिलेबस से। तो पाठों की संख्या कम हो गई है, जिसके कारण अब ये समझ के चलिए आपकी पहला पाठ राष्ट्र का स्वरूप और इस पाठ अर्थात अशोक के फूल से 100% एक गद्यखंड अवश्य रहेगा। और दूसरा गद्यखंड, अगला पाठ जो है भाषा और आधुनिकता, प्रोफेसर जी रघुनाथ रेड्डी का जो है, तो उससे, और अंतिम में है मिसाइल मैन अबुल कलाम का जो पाठ